बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस 2025 का एग्जाम देने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको स्टेट एग्जामिनेशंस जो 2025 है उसमें 150 अंकों के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि पहले से आता रहा है। और इसमें कॉमन पेपर जो होता है 50 अंकों का होता है। पेपर 1 दे रहे हो आप या पेपर 2 दे रहे हो, जिसमें शिक्षण की कला और अदर स्किल से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी का यह एक मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग शिक्षण की कला से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। आज यह सेट नंबर 2 होगा शिक्षण कला से संबंधित। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि दोस्तों जितने भारी संख्या में आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे उतने भारी संख्या में हम अधिक से अधिक आपको जो है वीडियो प्रदान कर पाएंगे और आपकी एग्जाम्स जो होगा वह बिल्कुल सरल हो जाएगा। दोस्तों, सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और साथ ही साथ इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही आप कम से कम 110-105 अंकों के ऊपर लाने की हर संभव प्रयास कीजिए। इसलिए लगातार आप हमारे साथ जुड़िए। तो आइए शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण का वह सिद्धांत जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के अनुभव को नए ज्ञान से जोड़ता है क्या कहलाता है? द प्रिंसिपल इन विच अ टीचर कनेक्ट्स स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस विद द न्यू नॉलेज इज कॉल्ड। इसे क्या कहेंगे? यानी कि शिक्षण की जिस सिद्धांत के माध्यम से एक शिक्षक विद्यार्थियों के अनुभव को नए ज्ञान से जोड़ देता है वह क्या कहलाएगा? ऑप्शन है संबंध स्थापित करने का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ द कोरिलेशन कहेंगे, या स्थानांतरण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ ट्रांसफर कहेंगे, अधिगम का सिद्धांत थ्योरी ऑफ लर्निंग या आत्मसात का सिद्धांत कहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि शिक्षण की वह सिद्धांत जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के अनुभव को नए ज्ञान से जोड़ता है उसे संबंध स्थापित करने का सिद्धांत कहा जाता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कीवर्ड पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। 100% आप जो शिक्षण की कला और अदर स्किल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में होंगे उसमें 50 में कम से कम आप जो होगा ये 30 से 35 अंक, 35 से 35, 36, 38 अंक तो आसानी पूर्वक आप लाने लगेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। शिक्षण की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य सिद्धांत उद्देश्य क्या है? शिक्षण की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा लेंगे। प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षण की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पस ऑफ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर आपके साथ जो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के दौरान सुधार। शिक्षण की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, शिक्षण के दौरान सुधार जो होता है शिक्षण की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मास्टरी लर्निंग थ्योरी का प्रस्ताव किसने किया था? प्रश्न आपके सामने बहुत ही बेहतर है। प्रश्न कहता है कि मास्टरी लर्निंग थ्योरी का प्रस्ताव किसने किया था? Who proposed the mastery learning theory? रॉबर्ट घागने या बेंजामिन ब्लूम, जॉन डुई या पियाजे? तो याद रखेंगे मास्टरी लर्निंग थ्योरी का प्रस्ताव किसने किया था? तो इस तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे मास्टरी लर्निंग थ्योरी का प्रस्ताव जो है वो बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहेगा कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी प्रश्नावली सबसे उपयुक्त है? शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी प्रश्नावली सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? Which type of the questions is most appropriated for the encouraging higher order thinking among students? इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही आंसर है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करने हेतु जो प्रश्नावली सबसे ज्यादा उपयुक्त है वह है उच्च स्तरीय खुले प्रश्न जो है उनसे पूछने चाहिए, जिसकी वजह से उनमें उच्च स्तरीय चिंतन जो है बनने लगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और पांचवा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी का संबंध किससे है? सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी का संबंध किससे है? तो सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी इज रिलेटेड टू। याद रखेंगे इस पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी का संबंध जो है वो दोस्तों पांचवें का ऑप्शन नंबर बी संदर्भ आधारित अधिगम से है। याद रखेंगे कंटेक्स्ट बेस्ड लर्निंग को हम लोग सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी के से संबंधित मानते हैं। संदर्भ आधारित अधिगम जो होती है वह सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी के संबंध में रखती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि शिक्षण के किस स्तर पर सबसे अधिक चिंतन होता है। शिक्षण के किस स्तर पर सबसे अधिक चिंतन होती है। एट विच लेवल ऑफ द टीचिंग डॉज द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन एक्योर। याद रखेंगे, शिक्षण के किस स्तर पर सबसे अधिक चिंतन होती है। एट विच लेवल ऑफ अ टीचिंग डॉज द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन एक्योर। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, शिक्षण की वह स्तर जिसे हम लोग चिंतन स्तर कहते हैं, इसमें सबसे अधिक चिंतन की बात आती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा की इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है। शिक्षा की इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ेगा। ए टीचर्स इमोशनल इंटेलिजेंस अफेक्ट द मस्ट। शिक्षण सामग्री पर, विद्यार्थियों की प्रेरणा पर, पाठ्यक्रम की कठिनाई पर या परीक्षा प्रणाली पर। एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा लेंगे कि शिक्षक की इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है। तो दोस्तों, सातवें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, शिक्षक की इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रभाव विद्यार्थियों की प्रेरणा पर, स्टूडेंट्स मोटिवेशन पर सबसे अधिक पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आठवें नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, अगर आप इस चीज के लिए चिंतन में पड़े हुए हैं और चिंता इस बात की लग गई है कि भाई हम अपना मेन सब्जेक्ट को तो कर ही लेंगे, यानी जिससे आपने बीएड या डिग्री, आपने ग्रेजुएशन या पीजी का लिया होगा, वो तो आप 100% जानते होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेकिन ये एक नया चीज आपके सामने आ गया है, शिक्षण की कला और अदर स्किल, इसको कैसे निपटाएं। तो दोस्तों, इसी समस्या को निदान करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया 2 प्रकार की ई बुक लेकर के आपके पास आई है। दोस्तों, समय ज्यादा नहीं है कि इसको बुक को जो है प्रिंट कराया जाए। आपको 10 से 12 दिनों के अंदर एग्जाम्स में बैठने ही वाले हैं। आप लोग 10-15 दिनों के बाद आप एग्जाम्स में बैठने लगेंगे। कुल मिलाकर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए ई बुक जो है हमारी टीम ने पीडीएफ के रूप में आपके लिए तैयार कर दिया है। एक ई बुक होगा जीके जीएस, जिसमें और अदर स्किल्स आएगा 20 मार्क्स का, और एक जो होगा शिक्षण की कला जो कि 30 मार्क्स का होगा। ये दोनों मिलाकर के 50 अंक के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसके लिए ई बुक जो है आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे पीडीएफ के रूप में परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और उसे परचेज कीजिए। दोनों ई बुक की जो कीमत होगी वो 130 रुपये होगी, 50 + 80। तो दोस्तों, आइए बढ़ते चलते हैं अब आपके काम के लिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। जो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है उसके अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। इस प्रश्न का सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर सी। सहायक और मार्गदर्शक होना जो है कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका बताई जाती है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है दोस्तों कि स्पाइरल करिकुलम का विचार किसने प्रस्तुत किया था। याद रखेंगे, स्पाइरल करिकुलम का जो करिकुलम होती है उसका विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। 90 का सही आंसर है दोस्तों कि जो स्पाइरल करिकुलम है वह जो है उसका विचार सबसे पहले ब्रूनर के द्वारा लाया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न कहता है, शिक्षण के किस सिद्धांत में रिवार्ड एंड पनिशमेंट का प्रयोग प्रमुख है। शिक्षण के वह कौन सी सिद्धांत है जिसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट का प्रयोग प्रमुख मानी जाती है। इन विच टीचिंग थ्योरी इज रिवार्ड एंड पनिशमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट। इस 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म जो आती है उसमें शिक्षण की वह सिद्धांत है जिसमें रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों ही प्रकार की जो है चीजें प्रयोग की जाती है। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि माइक्रो टीचिंग में फीडबैक प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है। माइक्रो टीचिंग में फीडबैक प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक आप किसको मानेंगे। विच इज द मस्ट सुटेबल टीचिंग टेक्निक फॉर द प्रोवाइडिंग फीडबैक इन द माइक्रो टीचिंग। कहता है कि माइक्रो टीचिंग में फीडबैक प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक निम्नलिखित में से क्या मानी जाएगी। 11वें का सही आंसर हो जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग। माइक्रो टीचिंग में फीडबैक प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और जो टीचर ये माइक्रो टीचिंग करा रहा है उसको बाद में उसको वीडियो को दिखाया जाए, जिससे वो पता चले कि वो किस शैली में पढ़ा रहा है, किस प्रकार की कौन सी कमियां उसमें है, और वो उस वीडियो को देख करके और अपने इस कमियों को जो है 100% सुधार सके।
12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी किस मनोविज्ञान से संबंधित है। जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है वह दोस्तों 12वें का ऑप्शन नंबर बी वाइगोत्स्की से संबंध है। दोस्तों लग रहा है ना ये कठिन प्रकार की चीजें, तो इस कठिनाई को दूर करेगी हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया। आप ई बुक परचेज कीजिए और क्लास के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। 6 से 7 दिनों के 8 दिनों के अंदर आप इतने टैलेंटेड हो जाएंगे, तो भले आप ये समझिए आपका मेन सब्जेक्ट कमजोर हो सकता है, लेकिन याद रखिए आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल की जो आपके पेपर्स है वो ओपन स्टडी एरिया किसी हाल में कमजोर नहीं होने देगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण का कौन सा दृष्टिकोण लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। शिक्षण का वह कौन सा दृष्टिकोण है जो लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। विच टीचिंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग। तो इस 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे शिक्षण की कौन से दृष्टिकोण लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, तो प्रगतिवाद, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिविज्म के नाम से जानते हैं। 13वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 14वें नंबर क्वेश्चन के साथ। बने रहिएगा आप हमारे साथ, शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देख करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किस प्रकार की अधिगम विधि है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किस प्रकार की अधिगम विधि है। तो इस प्रश्न का 14वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आत्मगति अधिगम। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किस प्रकार की अधिगम को बताती है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह आत्मगति अधिगम अर्थात सेल्फ फेस्ड लर्निंग के बारे में बताती है। 14 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्म रिफरेंस्ड टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न है कि नॉर्म रिफरेंस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो इस 15वें का सही आंसर है छात्रों की तुलना करना। याद रखेंगे नॉर्म रिफरेंस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छात्रों की तुलना करने के लिए जो होता है आर्ट ऑफ टीचिंग में यानी टीचिंग के क्षेत्र में नॉर्म रिफरेंस टेस्ट जो है वो छात्रों की तुलना करने हेतु लिया जाता है। 15वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी हो जाएगा। यहां पर देखिए बी यहां पर लिख दिया, लेकिन इस ऑप्शन ठीक ही दिया गया छात्रों की तुलना करने के लिए। दोस्तों ये 16वां नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर रहेगा और 16वें नंबर प्रश्न को देखिएगा। शिक्षक के द्वारा देख लेंगे, थोड़ा सा इसको और छोटा करने की जरूरत है ताकि चारों के चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आ जाए। अब बढ़िया है। प्रश्न कहता है कि शिक्षक के द्वारा कक्षा में उपयोग किए जाने वाले जो स्कैफोल्डिंग होता है का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षक के द्वारा कक्षा में उपयोग किए जाने वाले स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्कैफोल्डिंग यूज द टीचर्स इन द क्लास। तो इस 16वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीखने की अस्थायी सहायता प्रदान करना शिक्षक द्वारा कक्षा में उपयोग किए जाने के वाले स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य के रूप में माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने 17वां नंबर प्रश्न का आता है दोस्तों कि रिफ्लेक्टिव जो प्रैक्टिशनर होते हैं शब्द का प्रयोग किसने किया था। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है। हु कनेक्ट या हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। याद रखेंगे 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डोनाल्डसन। याद रखेंगे रिफ्लेक्टिव जो प्रैक्टिशनर है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डोनाल्डसन के द्वारा किया गया है। 17 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्लूम्स एंड टेक्सोनोमी का भावात्मक क्षेत्र इफेक्टिव डोमेन किस पर केंद्रित है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी का भावात्मक क्षेत्र किस पर केंद्रित है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है भावनाएं एवं दृष्टिकोण यानी कि इमोशंस एंड एटीट्यूड्स पर जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी का भावात्मक क्षेत्र निर्भर करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने 19वां नंबर प्रश्न है कि फ्लिप्ड क्लासरूम का मुख्य लाभ क्या है। फ्लिप्ड क्लासरूम का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों ऑप्शन से आपके सामने उससे पहले अंग्रेजी में इसका वर्जन होगा व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम का मुख्य लाभ क्या है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कक्षा में सक्रिय अधिगम। फ्लिप्ड क्लासरूम का मुख्य लाभ जो है दोस्तों वह कक्षा में सक्रिय अधिगम करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी में ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी में ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर बी, अनुभव और संवाद के माध्यम से कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग में थ्योरी में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 21वां नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि शिक्षण में हिडन करिकुलम का अर्थ क्या है। शिक्षण में हिडन करिकुलम का अर्थ निम्नलिखित में क्या है। व्हाट डज हिडन करिकुलम मीन इन टीचिंग। इस 21वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे अनौपचारिक और प्रत्यक्ष शिक्षा जो होती है शिक्षण में हिडन करिकुलम के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न कहता है कि जो क्रिटिकल पेडागोजी होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्रिटिकल पेडागोजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में बदलाव लाना। क्रिटिकल पेडागोजी का मुख्य उद्देश्य होता है समाज में बदलाव लाने के लिए ये क्रिटिकल पेडागोजी जो होती है यह शिक्षकों को प्रदान की जाती है। 22 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक लूप का क्या कार्य है। शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक लूप का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फीडबैक लूप इन द टीचिंग प्रोग्रेस। याद रखें प्रोसेस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक लूप का कार्य क्या है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक लूप का कार्य है शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, यानी इवोल्युएट टीचिंग इफेक्टिवनेस। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है 23 नंबर प्रश्न था शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक लूप का कार्य क्या है। तो शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी का विकास किसने किया था। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी का विकास किनके द्वारा किया गया है। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी का विकास किनके द्वारा किया गया। कोलब के द्वारा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी का विकास किनके द्वारा हुआ। कोलब के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है शिक्षण में जो मेटाकॉग्निशन है का अर्थ क्या है। शिक्षण में मेटाकॉग्निशन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो 25वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि शिक्षण में मेटाकॉग्निशन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे शिक्षण में मेटाकॉग्निशन का अर्थ होता है अपनी सोच की प्रक्रिया पर विचार करना, थिंकिंग अबाउट ऑन्स ऑन थिंकिंग। याद रखेंगे शिक्षण में मेटाकॉग्निशन का अर्थ होता है अपनी सोच की प्रक्रिया पर विचार करना। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलग अलग छात्रों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण कराना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाएगा, यह इसका मुख्य उद्देश्य के रूप में जाना जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 27वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने की जरूरत है क्योंकि यहां पर टाइप करते समय थोड़ा गैप ज्यादा हो गया। दोस्तों शिक्षण में बैकग्राउंड डिजाइन का पहला चरण क्या है। शिक्षण में बैकग्राउंड डिजाइन का पहला चरण निम्नलिखित में से क्या है। 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वांछित परिणाम की पहचान करना शिक्षण में बैकग्राउंड डिजाइन का पहला चरण माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एंड्रागोजी का संबंध किससे है। एंड्रागोजी का संबंध किससे है। याद रखेंगे 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखें एंड्रागोजी का संबंध जो है वयस्क शिक्षा अर्थात एजुकेशन फॉर एडल्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर और ध्यान से देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेहतर कर लिया जाए। प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों 29वां नंबर 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि शिक्षण में जो समेटिव इवैल्यूएशन होती है इसका उपयोग कब किया जाता है। शिक्षण में समेटिव इवैल्यूएशन का उपयोग कब किया जाता है। 29 का सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षण में समेटिव इवैल्यूएशन का उपयोग जो है दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टीचिंग प्रोसेस ज्योतिष शिक्षण में समेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों चलते चलाते 30वां नंबर क्वेश्चन हमेशा आप ही के लिए छोड़ जाते हैं और आज के इस 30
दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। इन्हीं 3 ऑप्शनों में, 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं, चौथा ऑप्शन हटा दे रहा हूं। इन्हीं 3 ऑप्शन में कोई ना कोई एक सही आंसर है जो आपको एज ए आंसर के रूप में सेट करके और आपको कमेंट करना है। देखना यह है कि कौन कौन इस वीडियो को अंत तक देखें और कौन कौन रियल में तैयार है स्टेट निकालने के लिए। देखते हैं कौन कौन सही आंसर भी कर पाते हैं। प्रश्न है कि सबसे प्रभावी शिक्षा किस प्रकार मानी जाती है? सबसे प्रभावी शिक्षा किस प्रकार की मानी जाती है? रटने पर आधारित शिक्षा, केवल परीक्षा केंद्र शिक्षा, अनुभव पर आधारित शिक्षा। कौन सी वह शिक्षा है जो सबसे प्रभावी मानी जाएगी? देखना ये कौन कौन सही कर पाते हैं। चलते चलाते अंत में यही रिक्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक जो है लोग जुड़ पाएं और क्लास को कराने में हम मोटिवेट रहें और लगातार आपको क्लास देते रहें। शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।